नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये रेट फर्स्ट लेवल का है। हमने कृषि एवं बागवानी का फर्स्ट पार्ट देख लिया, ये सेकंड पार्ट है, इसको देखिएगा। कर्षण क्रिया के बारे में देख रहे हैं। फसलों के उत्पादन एवं परिपक्वन के लिए की जाने वाली क्रिया जो होती है, आवश्यक सहायक क्रिया जो होती है, वही कर्षण क्रिया होती है। तो कर्षण क्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखिए कि जो भी फसल के उत्पादन है, जो भी उसके परिपक्वन, उसको तैयार करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, उसे कर्षण क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, कटाई है, छटाई है, जुताई है, गुड़ाई है, खरपतवार निकालने के लिए जो भी क्यारियाँ, थाला जो भी बनाते हैं, उर्वरक खाद देना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, किस में आती हैं? कर्षण क्रिया। कर्षण क्रिया का मतलब ही होता है कि कृषि क्रिया, जो क्रियान्वयन किया जाता है किसानों द्वारा, वही कर्षण क्रिया होती है। साथ ही कटाई हो गई, छटाई हो गई। इसकी कमी की वजह से अगर फलों के उत्पादन में कमी आती है, अगर कटाई छटाई नहीं हो रही है तो इसकी कमी आएगी। किसमें? फलों के उत्पादन में कमी आती है। वृक्ष में वृद्धि एवं संतुलन के लिए जो भी कृंतन यानी कटाई की जाती है, कृंतन है कटाई की जाती है, तो किसमें की जाती है? वृक्ष के वृद्धि एवं संतुलन, जैसे अंगूर का पेड़ हो गया, ये फालसा हो गया और सेब हो गया, इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है? कटाई की जाती है। साथ ही पादप के जिन शाखाओं में रोग आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा, जिन पादप की शाखाओं में रोग आ जाता है, जैसे कोई भी शाखा है उसमें अगर रोग का आक्रमण हो चुका है तो उसको काट देना चाहिए। ये एक हमारी एक अच्छी सी डिज़ाइन तैयार कर जाते हैं पेड़ों में। और साथ ही जो भी खराब हो रहे हैं पौधे के डाल हैं, टहनियाँ हैं, शाखा हैं, तो उनको हम अलग से क्या करते हैं? काट देते हैं, जैसे आगे रोग ना बढ़े। कटाई छटाई करने की विधि होती है कुछ, इसको देखेंगे। क्या है हमारी कटाई छटाई की विधि? इसमें है, सबसे पहले देखा है बिरलन विधि। बिरलन विधि क्या होता है? इसमें शाखा काट करके अलग अलग कर देते हैं। बिरलन विधि में क्या होता है? इसमें शाखा काट कर अलग अलग कर देते हैं। बिरलन विधि में क्या है? शाखा को काट करके अलग कर देते हैं, एक साथ सटी न रहे। छांगने या छटाई करना। छांगने एवं छटाई करना क्या हो गया? देखिए, शाखा के अग्रभाग जो भी है, डाल है, उसके आगे के भाग को काटना क्या होता है? छांगना यानी छटाई करना। बिरलन विधि क्या था कि शाखा काट काट कर अलग की जाती है। छांगना यानी छटाई विधि क्या है? जो शाखा के आगे वाले भाग को काटती है। जड़ों की छटाई। फलों के उत्पादन के लिए जड़ों की छटाई, जड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे तंतु यानी पतले धागे नुमा संरचना होती है, इसके इसे जो है तो अलग करना होता है। जैसे पेड़ के नीचे जो है तो बहुत सारे जाले लग जाते हैं, जाले के रूप में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग होता है। जाला निकालने को क्या कहते हैं? रूट प्रूनिंग, यानी जड़ों की छटाई करना रूट प्रूनिंग कहलाता है। रूट प्रूनिंग। फलों के उत्पादन में जड़ों की छटाई अगर नहीं करते तो कमी आ जाती है, और ये छोटे छोटे तंतु जो होते हैं, संरचना नुमा, धागे नुमा संरचना होती है इनकी, ये पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही इनका प्रयोग जो है तो छटाई करके इसकी जड़ों को रूट प्रूनिंग कहलाता है। ऐसे करके उसको हम साफ कर सकते हैं, और साथ ही उसमें जड़ों की छटाई भी की जाती है इस तरह से। साथ ही संधाई करना। संधाई क्या होता है? संधाई का मतलब ये ट्रेनिंग बता रहे हैं यहाँ पे। साथ ही संधाई हमने देखा अभी तक, ऊपर जड़ों की कटाई हो गई, एक तो काट करके एक बिल्कुल ऊपर के जो भाग होते हैं उसको अलग अलग कर दे, बिरलन विधि हो गई, और एक जड़ की विधि हो गई। अब हम देख रहे हैं संधाई यानी ट्रेनिंग विधि देखेंगे। इसमें क्या होती है? संधाई विधि, पादप को विशेष आकृति प्रदान करना ही संधाई होता है। पादप को विशेष आकृति, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टोपोग्राफी कैसे की जाती है, उसमें डिजाइन तैयार की जाती है, ऐसे ही संधाई भी होती है। इसमें मजबूत ढांचा होता है। साथ ही फल तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। जैसे पेड़ है तो बड़ा मोटा सा पेड़ है तो उसमें फल तोड़ने के लिए नहीं, आराम से चढ़ जाएंगे। इसमें संधाई विधि होती है कि पादप को विशेष आकृति प्रदान करना संधाई होता है। मजबूत ढांचा होता है, इसमें फल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इसकी बात करते हैं अगर संधाई के अग्र यानी प्ररोह भाग, जो आगे की भाग होती है उसको क्या कहते हैं? जो भी डाल है, शाखा है, उसके आगे भाग को प्ररोह कहते हैं। शाखा की खुला शीर्ष होता है, साथ ही परिवर्तित अग्र प्ररोह है, इत्यादि सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको कटाई छटाई करना ही क्या होता है? संधाई है, ट्रेनिंग है, विशेष आकृति के रूप में। साथ ही हम जुताई गुड़ाई देख रहे हैं। क्या है जुताई और गुड़ाई? मिट्टी को भुरभुरी एवं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खरपतवार को नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। जो भी हमारा नींबू बरगी है, दोस्तों बड़ा बोरिंग सा टॉपिक लगेगा आपको कि बड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन सवाल भी तो यहीं से बनेंगे। करेंगे क्या आप? जाएंगे कहाँ इसको छोड़ करके? तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। रीट अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ें वो आपको कंटेंट मिलेगी। अपने माता पिता का जो सपना है उसको ज़रूर साकार करेंगे। साथ ही जो नींबू बरगी गुड़ाई है,
जो नींबू वर्गीय पेड़ होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है और आंवला हो गया, इस तरह के, तो नींबू वर्गीय जो पेड़ है तो इसमें गुड़ाई नहीं की जाती, मतलब उसको चारों तरफ से गुड़ाई यानी खरपतवार वगैरह वहाँ से नहीं निकाले जाते, क्योंकि यदि जड़ों में क्षति पहुँचती है तो जड़ों में गमोसिस रोग हो जाएगा। नींबू में कि कौन सा, ये अगर पूछा जाए कि गमोसिस रोग किस में होता है तो नींबू है, संतरा है, तो गमोसिस रोग किस में होता है, नींबू में होता है। और अन्य वृक्ष जो होते हैं, और ऐसे ही जो अन्य वृक्ष हैं और भी वृक्ष हैं, उसमें क्या हो जाएगा, डायबैक नामक रोग होता है। गमोसिस रोग किसमें, ऐसे नीचे उसके लगाने से क्या हो जाता है, जो भी उसके जाले हैं, तंतुनुमा रेशे संरचना नुमा होते हैं, उसको निकालने से, गुड़ाई करने से गमोसिस रोग नींबू में होता है। और भी कुछ पेड़ हैं जो अन्य वृक्ष हैं, उसमें क्या हो जाता है, ये डायबैक नामक रोग हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? खरपतवार नियंत्रण रासायनिक दवा द्वारा खरपतवार नाशी होते हैं, जिसे वीडिकसाइड कहते हैं। हमने देखा था डीडीटी होता है जो भंडारण में रखा जाता है, डीडीटी हो गया, गेमैक्सिन हो गया, साथ ही बीएचसी हो गया। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भंडारण में ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। कीटनाशक खरपतवार नाशी वहाँ भी इस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके लिए। और यहाँ भी जो है तो एक वीडिकसाइड के रूप में खरपतवार नियंत्रण करके, यानी खरपतवार नियंत्रण यानी जो भी घास है, चारा है, इसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वीडिकसाइड का प्रयोग किया जाता है। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग भी करते हैं। खाद एवं उर्वरक का जो भी प्रयोग है, जैसे फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरिया है, डीएपी है, हरी खाद जो भी पत्तियों के सड़ने से बनती है उसका प्रयोग करते हैं। देसी खाद पशुओं के मलमूत्र से बनाए जाते हैं। ऐसे जो भी है अपना किसान जो है तो किसानों का केचुआ, किसानों का मित्र कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसान का मित्र जो है तो केचुआ होता है। इसमें से किसानों से जो है तो बर्मी कंपोस्ट, ये केचुए से ही बर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। केचुआ क्या करता है, केचुआ फसल की जड़ों में कीटों को खाता है। केचुआ फसल की जड़ों में रहता है, नीचे ज़मीन में रहता है, और ये किसको खा जाता है, जो भी कीट होते हैं उनको खा जाता है। साथ ही हम बागवानी तथ्य के बारे में देखते हैं। कुछ बागवानी तथ्य हैं। भारत में बागवानी एवं उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है। भारत है ये, देखिएगा इसको, एक देख रहे हैं, ये विश्व है। विश्व में ये बीचों बीच एक भूमध्य रेखी है, और एक ये जो है तो देशांतर रेखा मानिए, भारत यहाँ पर है, और ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ये जो क्षेत्र हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्योंकि सूर्य यहीं है, सबसे ज़्यादा प्रकाश यहीं आता है। साथ ही जो ये 66.5 डिग्री वाली चीज़ है, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो ये जब उपोष्णकटिबंधीय, तो ये क्षेत्र जो है तो भारत यहाँ से यहाँ तक है लगभग, तो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो भारत में क्या है कि बागवानी उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय भागों में बागवानी फसलों का प्रयोग किया जाता है। बागवानी का मतलब यही होता है, जो भी फसल है, जो भी औषधि है, जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल फूल हैं, जो भी उद्योग है, बागवानी है, जो भी उद्योग उद्यान वगैरह है, वाटिका वगैरह, ये सब बागवानी के श्रेणी में आते हैं। बड़े बड़े पौधे हो गए, जैसे ये सब बागवानी में नहीं आएंगे, गेहूँ है, अरहर है, दाल है, चना है, ये सारी चीज़ें जो है तो फसल में आएंगे। तो बागवानी के बारे में हम देख रहे हैं। बागवानी का लगभग जीडीपी में कितना प्रयोग किया जाता है, जीडीपी में 30% है। 30% ऑफ आवर जीडीपी इन इंडिया क्या है, बागवानी है। 30% बागवानी से जीडीपी में जा रहा है। भारत की जीडीपी में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें किसका योगदान है, 30% का बागवानी का। और जो कुल कृषि क्षेत्र है उसमें लगभग 8.4% कृषि जो है तो बागवानी में की जा रही है। जो भी कुल कृषि क्षेत्र है उसमें 8.4% ज़मीन जो है, भूमि है, उसमें बागवानी की जा रही है। और साथ ही अगर आप राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करें तो ये कब बनती है, 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984 में बन जाती है, गुड़गांव तथा गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984 में है, गुड़गांव हरियाणा में है। साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत जो है तो 2005 और 6 में, ये 2005 और 6 है, 2005 और 6 में प्रारंभ होती है। केंद्र और राज्य सरकार शुरू करते हैं। साथ ही इसकी जो भागीदारी है 85:15 है। इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार 85 रुपये लगाती है तो राज्य सरकार 15 रुपये लगाएगी। कृषि एवं प्रकार, कृषि एवं उसके प्रकार।
कृषि एवं उसके प्रकार किस प्रकार से हैं देखेंगे। मिश्रित कृषि के बारे में बता रहे हैं। मिश्रित कृषि का मतलब ही यही है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। दुधारू पशुओं का पालना एवं बैलों का प्रयोग करना ही मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। शुष्क एवं बरानी कृषि के बारे में देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट। शुष्क एवं बरानी। दोस्तों अगर ये अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक वाइज मिल रहे हैं आपको। शुष्क या बरानी कृषि है। यह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी की कमी होती है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का संरक्षण उचित ढंग से उपयोग करने के लिए कम पानी की आवश्यकता वाली फसल को उगाया जाता है और कम समय में पककर तैयार हो जाती है। शुष्क एवं बरानी जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी जो है वर्षा जल का संरक्षण करके रखते हैं, वही फसल बोते हैं जहाँ जिसमें कम पानी लगता है और साथ ही जो है तो जल्दी पक करके तैयार होता है। तो शुष्क यानी बरानी कृषि हो गई। मिश्रित कृषि हमने देखा, शुष्क एवं बरानी कृषि हमने देखा। अब झूमी कृषि देखेंगे, जो इस क्लास की ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये हेडिंग है झूमी कृषि। झूमी कृषि का मतलब ये सीटेट में, रीट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में हर जगह पूछा गया दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए। झूमी कृषि का मतलब ये होता है कि वन क्षेत्र में किसी भी विशेष स्थान में चयनित करके वहाँ जो उपस्थित पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या करते हैं, जला करके, काट करके ख़त्म कर देते हैं वहीं पर, और वहीं पर खेती की जाती है। उसी स्थान पर खेती की जा रही है और उस स्थान को लगभग जो है तो 2 से 3 वर्ष तक खेती करेंगे। जो भी पेड़ है, जंगल में जाएंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, उसको जलाएंगे, वहीं नष्ट करेंगे, खेतों में मिलाएंगे उसी राख मिट्टी को, और 2 से 3 वर्ष तक वहीं पर काम करेंगे और 2 से 3 वर्ष तक खेती करेंगे। उसके बाद जो है तो फिर से वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे में वनोन्मूलन हो रहा है। वनोन्मूलन ये पूछा गया था सवाल। साथ ही राजस्थान के बेस में देखते हैं तो राजस्थान राज्य का जो आदिवासी क्षेत्र है, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये राजस्थान है तो ये तो सारी चीज़ जो है तो इधर जो है तो यहीं से ये डूंगरपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा, मतलब राजस्थान के दक्षिणतम भाग में ये सब चीज़ें हैं। और यहीं पर जो है तो कौन सी कृषि की जा रही है, ये राजस्थान में आदिवासी में यही झूमिंग कृषि को ही क्या कहते हैं, ये बारला कृषि। देखिए बारला कृषि कहते हैं, और ये आदिवासी क्षेत्र में कहाँ पर की जा रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। तो ये झूमिंग कृषि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। साथ ही कृषि वानिकी एवं एग्रो फार्मिंग की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। कृषि वानिकी की अवधारणा, कृषि वानिकी अवधारणा जो है तो सामाजिक वानिकी अवधारणा से आई है। इसका मतलब है कि सामाजिक अवधारणा का मतलब है कि पेड़ लगाने से, पौधे लगाने से। कृषि वानिकी में फसल चक्र का मेन ध्यान रखा जाता है कि अभी कौन सी फसल बोई गई है तो नेक्स्ट कौन सी बोई जाएगी, इस साल ये बोई गई थी तो अगले साल क्या बोई जाएगी। ये कृषि फार्मिंग जो है तो फसल का बहुत ही, फसल चक्र का भी महत्व रखा जाता है, मतलब ध्यान रखा जाता है इसका कृषि वानिकी क्षेत्र में। मिश्रित कृषि देखा हमने, साथ ही झूमिंग कृषि देख रहे हैं, और एक बरानी शुष्क कृषि हमने देखा था। ये कृषि वानिकी देखा हमने। अब कृषि वानिकी में क्या है कि फसल चक्र का ध्यान रखा जाता है, फसल के साथ साथ बागवानी एवं झाड़ियाँ, चारा और जो भी साथ में सब एक ही साथ उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको जो है तो मिश्रित कृषि की श्रेणी में भी रखा जाता है, किसे, कृषि वानिकी को। साथ ही ये रिले क्रॉपिंग जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस व्यवस्था में एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसल को प्राप्त करना, मतलब फसल का चक्रण जो है तो कम समय के लिए होता है। जल्दी एक फसल उगाया, ख़त्म किया, दूसरा फिर से बो दिया, फिर उसको काटा, तीसरा फिर बो दिया। इस तरह से जो है तो फसल चक्रण जल्दी होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। और साथ ही जो है तो इसमें आर्थिक सुनियोजित होता है, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत। एक ही खेत में जो है तो 4 बार उत्पादन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा उत्पादन होगा। और ज़्यादातर मोटे तौर पर जो है तो सब्जियों का उत्पादन इस तरह से खेतों में किया जाता है। साथ ही हम देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में कुछ विभिन्न क्रांतियाँ की गई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। हरित क्रांति के बारे में दोस्तों इसको देखिएगा। जनक है नॉर्मन बोरलॉग हैं जो ये, और ये भारत में अपने इसी के जनक जो है तो MS स्वामीनाथन जी हैं। ये विदेश के हैं, जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये हरित क्रांति के। और 1966-67 में हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। हरित क्रांति के बारे में देखते हैं आगे चल करके कि हरित क्रांति के जो उद्गम है कौन किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। 1966-67 की बात करते हैं तो हम भारत में हमारे सबसे प्रथम जो है तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हमारे भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले को श्रेय जाता है वो है MS स्वामीनाथन जी हैं।
हरित क्रांति का मतलब यह है कि फसल उत्पादन का बढ़ावा गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए और जो भी खाद है, बीज है, रासायनिक उर्वरक शक्ति है, जो भी कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, ये सारी चीज़ों का समुचित ढंग से प्रयोग करना कब से प्रारंभ हो गया? 1966 से 67 से, अर्थात इसका कह सकते हैं आप हरित क्रांति को कि अत्याधुनिक या आधुनिक तरह की कृषि करना प्रारंभ की गई थी। इसके जो हमारे भारत देश के जनक हैं तो MS स्वामीनाथन जी हैं। हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था 1966-67 में। पीली क्रांति की बात करते हैं वही तो ये तिलहन से संबंधित है, तेल से उत्पादन से, तो पीली क्रांति का उत्पादन कह सकते हैं आप इसको। भूरी क्रांति की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही इसको उर्वरक शक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं। भूरी क्रांति को उर्वरक क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहता है। 1970 में प्रारंभ की गई थी बर्गीज कुरियन द्वारा, इसके जनक कहे जाते हैं बर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक बर्गीज कुरियन है। 1970 में प्रारंभ की गई थी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? 1970 में बर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया था। नीली क्रांति की बात करते हैं अगर तो ये मछली उत्पादन यानी मछली उत्पादन की बात कर रहा है, मत्स्य उत्पादन की बात कर रहा है ये। इंद्रधनुषी क्रांति आई। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर फास्ट लग रहा है तो इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा तब देखिएगा। साथ ही जो भी आप लिख रहे हैं तो उसको आप ध्यान में रखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स ये PDF चाहिए यही वाली थोड़ा सा लिखावट में तो ऐसे लिखा पड़ा है तो आप कहेंगे तो हम एक कमेंट या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप हमें वहाँ से व्हाट्सअप करिए, ये PDF हम व्हाट्सअप कर देंगे आपको। इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में कहते हैं अगर तो केंद्र सरकार ने सन 2000 की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ऋण नीति लागू की। सन 2000 में राष्ट्रीय ऋण नीति लागू की गई। इसमें जो है तो कृषि तथा समन्वित क्षेत्र जो है तो उसका विकास करना था। इंद्रधनुष क्रांति की बात कर रहा है ये तो केंद्र सरकार ने एक सन 2000 में राष्ट्रीय ऋण नीति प्रारंभ की गई थी। इसमें कृषि का और समन्वित क्षेत्रों का भी विकास करना था। इंद्रधनुषी क्रांति कब आई? सन 2000 में आई थे और इसमें राष्ट्रीय ऋण नीति लागू की गई थी। फसलों के प्रकार के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की होती है, खरीफ है, रबी है और जायद फसलें हैं। ये सबका सीजन होता है। हम आगे पशुपालन का देखेंगे। हमारे 3rd यूनिट है दोस्तों, हमने 2nd यूनिट छोड़ दिया है। फिर से हम जैसे हमारा ये यूनिट खत्म होगा 3rd यूनिट, हम 2nd यूनिट वाले को भी पढ़ लेंगे। साथ ही पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे। जो भी उत्कर्ष ऐप में पेड कोर्स वाले पढ़ रहे हैं दोस्तों, सेम वही सिलेबस है, सेम वही टॉपिक है, सेम वही कंटेंट है, वहीं से लिया जा रहा है, वहीं से पढ़ाया जा रहा है। आप फ्री में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लिखावट में आपको दिखेगा लेकिन आप इतना तो सर्वाइव कर ही सकते हैं। ऋतु आधार पे कैसे हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें। ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की है, रबी है, खरीफ है और जायद है। तो खरीफ फसल की बात करते हैं तो जून जुलाई में बोई जाती है। अर्थात आप इसको ध्यान में रखें कि जो धान है, अरहर है, ये बोई जाती है तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। इसको वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं इन्हें। तापमान अधिक होता है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसमें। तो अगर खरीफ की फसल की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर होता है और 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। इसमें धान है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, जूट है। इसको आप ध्यान रखिए कि जूट खरीफ फसल है, गन्ना खरीफ फसल है, सोयाबीन खरीफ फसल है, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, तंबाकू हो गया। तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी तो आप धान बाजरा तो आप समझते हैं। तो आप गन्ना देखिए, जूट देखिए, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है, तंबाकू है, ये कब है? ये सारी चीज़ें जो है तो खरीफ फसलों में प्रयोग किया जाता है। खरीफ फसलों में बोया जाता है। खरीफ फसलों में जून जुलाई में बोया जाएगा, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। रबी फसलों की बात करते हैं अगर, अक्टूबर नवंबर से लेकर के, ये रबी की फसलों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कटाई बिटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। ये शीत ऋतु की फसलें हैं। इसमें जो है तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही जल्दी अंकुरण, अपेक्षाकृत जो बीज होते हैं वो जल्दी अंकुरित होते हैं अन्य सीजन के हिसाब से। रबी की फसलें क्या हो जाती है, इसमें टेम्परेचर कम होता है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। बारिश जो है तो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, जई है, मसूर है, आलू है। आलू भी समझिए तो रबी की फसल है। गेहूँ है, गेहूँ याद रखिए। साथ ही इसके साथ जो भी फसलें बोई जाती हैं तो आप इसको साथ एडजस्ट करके ध्यान में रख सकते हैं। खरीफ को समझिए कि धान है, रबी को सोचिए कि गेहूँ है, बाकी उसके साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। अब तंबाकू है, सोयाबीन है और
मूंगफली वगैरह है, ये सारी चीज़ें खरीफ फसल में आती है। जायद फसल के बारे में देख रहे हैं। रबी फसल हो गई जायद फसल, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक ये बोई जाती है जायद की फसलें। ग्रीष्मकाल की फसल होती है ये, सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। व्यापारिक फसलें होते हैं इसमें, उदाहरण के लिए जैसे कद्दू है, खरबूज है, तरबूज है, लौकी है, ये सारी फसलें जायद फसलों की श्रेणी में आती है। जायद की फसलें फरवरी मार्च बोई जाएंगी, अप्रैल मई में काटी जाती हैं। ग्रीष्मकाल की फसल होती है, सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता होती है इसमें। इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, क्योंकि आप गर्मियों में आप कद्दू है, खरबूज है, तरबूज है, ये लौकी, तुरई, मूंग है, खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें जो है तो गर्मियों में सब्जी के रूप में इनको बेचिए। जायद फसलों के रूप में। इसे गर्मी में पानी की कमी होती है, इसलिए इसमें सूखा सहन करने की भी क्षमता होती है। साथ ही मूंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो बाज़ार में बहुत कीमती महंगे हैं। ये जायद फसलें पैसे के रूप में ये ज़्यादा आर्थिक रूप से मदद करती है जो भी किसान होते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो बस आज यहीं तक रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये जो भी पेड कोर्स है ना उत्कर्ष का, सेम वही चीज़ है दोस्त। तो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।